Hello students, hope you all are doing good. Today we are starting a chapter named Flowering of Culture and Commerce. क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट द पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज, अबाउट द किंगडम ऑफ साउथ इंडिया, अबाउट द रूल्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन, अबाउट द इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, and about Buddhist pilgrims from abroad. At the time when northern parts of were ruled by Mauryans and Kushans, South India ruled by several royal dynasties, Satvahans, Cheras, Cholas and Pandyas. These kingdoms prospered and flourished because they developed trade contact with distant lands, especially the Roman Empire came to these kingdoms to take pepper, gold and precious stones. साउथ के जो किंगडम्स थे जैसे कि सतवाहंस, छेरास, चोलास एंड पांड्यास, ये बहुत ज़्यादा प्रोस्पेर और फ्लोरिश हो रहे थे. क्यों हो रहे थे? क्योंकि जो इनके ट्रेड रिलेशन थे स्पेशली विद द रोमन कंट्रीज़ वो बहुत अच्छे थे. रोमन एम्पायर के जो लोग थे वो इन किंगडम्स में पेपर, गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन लेने के लिए आते थे. नाउ पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज. फर्स्ट इज Sungas and the Kanvas. In 185 BC, Pushyamitra Sunga founded the Sunga dynasty after defeating the last Mauryan ruler Bridratha. The Sunga ruler fought the Bactrian invasions from the northwest for about 112 years and were succeeded by Kanva dynasty. This dynasty ruled from 72 BCE to 27 BCE. लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथा को हराने के बाद सुंगा डायनेस्टी शुरू होती है और सुंगा डायनेस्टी के बाद कन्वा डायनेस्टी आती है जिन्होंने 72 BCE से 27 BCE तक रूल किया. नाउ हु वर सतवाहंस? साउथ का किंगडम है सतवाहंस. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर द सतवाहंस एस्टेब्लिश्ड एन एम्पायर इन द डेक्कन रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया. दे वर ऑल्सो नोन एज आंध्राज एंड वर द मोस्ट पावरफुल सक्सेसर ऑफ द मौर्यंस इन द डेक्कन. डेक्कन के सबसे ज़्यादा पावरफुल सक्सेसर थे ये. साउथ में इनको आंध्राज के नाम से जाना जाता था. दे रोज टू पावर अराउंड प्रतिष्ठा और पैठान इन प्रेजेंट डे. अब प्रेजेंट डे में इनको कहाँ क्या बोला जाता है? अराउंड प्रतिस्थाना और पैठान. महाराष्ट्र ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी रिवर एमंग द मैनी सतवाहन किंग्स गौतमीपुरा, सतकर्णी एंड वशिष्ठपुत्र पुलम्बवी वर द मोस्ट फेमस. हाला another Satvahan king wrote the famous Grasthapasti. With ports of both the western and eastern coast, the Satvahans established trade with Burma and Malaya to the east and with Iran, Egypt and Rome to the west. Now trade. किस टाइप का सतवाहन जो थे वो ट्रेड करते थे? द सतवाहन रूल्स एनकरेज ट्रेड बाय बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ वेल कनेक्टेड रोड्स. आउटसाइड इंडिया ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. इंडिया से बाहर अगर हम बात करें तो वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ सतवाहन्स के ट्रेड थे. पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट सच एज बरोच, Kalyan and Sopara were center of trade with countries such as Rome, Persia, Iraq, Egypt and Arabia. Now reason. The Satvahan rulers were Hindus. Hinduism by this time, however, had undergone many changes. Rituals, ceremonies and sacrifices had become less इम्पोर्टेंट. उस टाइम जो हिंदुइज्म के सपोर्टर थे सतवाहन एंड द ओल्ड वैदिक गॉड्स
had also been replaced by new ones such as Vishnu and Shiva. The teachings of the Gita had become very popular. और जो वैदिक गॉड थे उनको रिप्लेस करके उनकी जगह नई डाइटी आ गई थी, नए देवी देवता आ गए थे, जिनमें से साउथ में विष्णु एंड शिवा बहुत फेमस थे. एंड द टीचिंग ऑफ गीता ऑल्सो बिकम वेरी पॉपुलर. Buddhism also flourished in the empire. Donations were given to the Buddhist monasteries by wealthy merchants and Buddhists. Nagarjunakonda and Amravati were important centers of the Buddhist culture. और इनके अलावा हिंदुइज्म के अलावा बुद्धिज्म रिलीजन जो था वो भी वहाँ पर काफ़ी फ्लोरिश हुआ. बहुत सारी डोनेशन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को मिलती थी जो कि रिच मर्चेंट और बुद्धिस्ट पीपल देते थे. एंड नागार्जुनकोंडा एंड अमरावती वर द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट कल्चर. नाउ किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया का जो किंगडम है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास. फर्स्ट आर द चोलास. The Chola kingdom was situated between the Pennar and the Vellore river and was popularly known as Cholamandalam. Its chief center of political power was Uriyaur, a place famous for its cotton trade. Famous place क्या है यहाँ पर? कॉटन ट्रेड के लिए जो फेमस थी उरियाउर, that was the famous trade center in the Cholas group. And in the 2nd century BC, a Chola ruler named Ilara conquered Sri Lanka and ruled there for about 50 years. Another important Chola ruler, Karikala, is said to have constructed 160 km of embankment above the Kaveri river in about 100 CE with the help of 12,000 slaves brought from Sri Lanka. He founded the new capital of the Cholas at Puhar, which is identical with Kaveripatnam. It was a great center of trade and commerce. Under Karikala's successor, the Chola power declined very rapidly and we know nothing of the Cholas from 4th to 9th century. 4th to 9th century तक हमें चोलास के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. एंड करिकला जो रूलर था उसने बहुत अच्छा वहाँ पर ट्रेड फ्लोरिश किया था, एक एम्बैकमेंट भी बनाई थी कावेरी रिवर के पास. लेकिन करिकला किंग के पास जो उसके सक्सेसर थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, इसीलिए चोला जो डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन हो जाती है. नेक्स्ट आए चेरास. The Cheras, also known as Keral Putras, ruled over an area comprising North Travancore, Kochi and South Malabar. Udayani Jainal was the first important Chera ruler. Their capital was Vaji. The most famous Chera king was Nadunjal Adan. And the Cheras encouraged trade with Rome and Egypt. जो Cheras people थे, Cheras dynasty थी, Cheras जो kingdom था वो किन लोगों के साथ रूल करते थे? with the Rome and Egypt. Did you know? In Sangam literature, we find the word Murandar to refer the rulers of these 3 kingdoms. In Tamil, it means chief. Now come to the Pandyas. The Pandya kingdom roughly included the modern districts of Trivandrum, Ramanand and Madurai in Tamil Nadu. It had its capital at Madurai. The Pandyas were first mentioned by Megasthenes and then in about the 3rd century BCE in the inscription of Ashoka. सबसे पहले जो पांड्यास थे उनका जिक्र मेगास्थीन में किया गया है, उसके बाद जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे उनमें पांड्यास के बारे में पढ़ा गया है. एंड द संगम लिटरेचर ऑल्सो रेफर टू द पांड्यास रूलर्स and the Pandyas had trade relation with the Roman Empire. It made the Pandya kingdom quite wealthy and prosperous. इनका जो relation था वो Roman Empire के साथ था trade relation, जिससे जो Pandya kingdom था वो बहुत wealthy and prosperous था. The Pandya rulers performed Vedic sacrifices and held the Brahmins in high esteem. जो पांड्यास थे वो ब्राह्मण को बहुत हाई रिस्पेक्ट देते थे और बहुत सारे वैदिक सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे. नाउ रूलर्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन. In the
Post-Mauryan period, many Central Asian tribes invaded India from the northwest through the Khyber and Bolan passes. In the absence of strong rulers, they occupied parts of Punjab, Sindh, Rajasthan and present-day Pakistan and Afghanistan and established their kingdom there. वीक रूलर होने के कारण इंडिया में बहुत सारे फॉरेन रूलर आए जिन्होंने पूरे इंडिया को एक तरीके से हम कह सकते हैं लाइक पंजाब, सिंध, राजस्थान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान इनको अपना किंगडम बना लिया था. लाइक फर्स्ट हैं ग्रीक्स. The Indians came in close contact with the Greeks when Alexander invaded India in 326 BCE. ग्रीक के कॉन्टेक्ट में कब आए? जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर आक्रमण किया था 326 BCE में. When Alexander returned, he left his Indian territories in the hands of his governors. Some of these governors set up their own kingdoms at places like Bactria and Parthia. These kingdoms were known as Indo-Greek kingdoms. Around 200 BCE, these Indo-Greek rulers began crossing the Hindu Kush mountains and occupying the Indian territories. They reached as far as Panchala and Patliputra. One of the most famous Indo-Greek ruler was Milinda or Menander. According to traditions, Milinda embraced Buddhism. The discussion of Milinda and the Buddhist sage Nagasena are recorded in the classical Pali Buddhist text named Milinda Panha. जो अलेक्जेंडर था वो इंडिया पे आक्रमण करने के बाद जो टेरिटरीज उसने कॉन्क्यूर की थी वो अपने कुछ गवर्नर्स के हाथों में सौंप गया था. तो बहुत सारे जो ग्रीक थे वो वहाँ पर इंडिया में इस्टेब्लिश हो गए थे और धीरे धीरे एक तरीके से इंडो ग्रीक किंगडम उन्होंने स्थापित कर लिया था. और कुछ टाइम के बाद इंडो ग्रीक रूलर जो थे उन्होंने हिंदू कुश माउंटेन से अंदर इंडिया में आकर इंडियन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की और धीरे धीरे पंचाला, पाटलिपुत्र यहाँ तक वो पहुँच गए थे. नेक्स्ट है द साकाज. The Sakas or the Scythians were a nomadic tribe from Central Asia. During 100 BCE, they came in 5 groups and ruled over 5 areas. 100 BCE में 5 ग्रुप्स में ये लोग आए थे और 5 एरियाज पर रूल किया. अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, डेक्कन and parts of western India. The provincial governor of Saka kings were called satraps and the governor of Ujjain, Rudraraman, who ruled from 132 AD CE, was the most famous Saka ruler. The Saka were in constant conflict with the Satvahans. In 4th century CE, the Sakas were defeated by the Guptas. साका जो डायनेस्टी थी उनके सतवाहन के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी और साकास वर डिफीटेड बाय द गुप्तास इन 4th century CE. नेक्स्ट है द पर्थियंस. The Parthians, the Saka dynasty was followed by the Parthians who came from Iran. They were based and exercised authority over a small area in the northwest part of India in the 1st century CE. Gondophares was the most important ruler, Parthian ruler. Next is the Kushnas. The Kushnas were the nomadic Yuezhi tribe or northwest China. They defeated the Sakas and captured Bactria. During this period, they were divided into 5 principalities and Kadpashis I united them and captured Kabul and Kashmir. Kanishka was one of the greatest ruler of Kushans. His empire touched the boundaries of all the great civilization of the time. The Kushans exchanged embassies with the Chinese as well as Romans. Purushpura, present-day Peshawar, was Kanishk capital. He issued numerous gold coins which can be found even as far as Mathura and Banaras. After the death of Kanishka, the Kushana empire slowly faded into obscurity. Kanishka was the greatest ruler of Kushans. उसके बाद जो एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. उस टाइम पे जब कनिष्का
जब रूलर था उस टाइम पे, तो उसके चाइनीज़ के साथ और रोमन्स के साथ बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन थे, एंड ही इश्यूड न्यूमरस गोल्ड कॉइन विच कैन बी फाउंड इवन एज फार एज मथुरा एंड बनारस. नाउ कम टू द फैक्ट फाइल. Kanishka founded a new era in 78 CE known as the Saka era. The official Indian calendar used by the government of India is based on Saka era. The first month of this calendar is Chaitra. कनिष्का ने एक साका एरा इस्टेब्लिश किया, जिसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अभी तक जो कैलेंडर बने हैं वो साका एरा के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, जिसमें फर्स्ट मंथ क्या है, चैत्र मंथ. नेक्स्ट इज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज. The Kushans had flourishing trade relation with Central Asia, China and Western Asia. Taxila, Ujjain and Mathura were important commercial centers. उस टाइम तक्षशिला, उज्जैन और मथुरा इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स थे. द फेमस सिल्क रूट वॉज कंट्रोल्ड बाय द कुशान्स. During their rule, one branch of the Silk Route extended right up to the mouth of the river Indus from Central Asia. From here, silk was sent to Rome through ships. और सिल्क रूट जो था फेमस, जहाँ से सिल्क इंपोर्ट किया जाता था, वो इम्पोर्टेंट रूट कुशान्स के कैप्चर में था, उनके अंडर में था. द ट्रेडर्स इंपोर्टेड अफ्रीकन आइवरी, gold from Ethiopia and wine from Rome. Silk, textiles, spices and pearls were exported. और कुछ चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट की जाती थी, जैसे कि अफ्रीकन आइवरी, गोल्ड फ्रॉम इथोपिया एंड वाइन फ्रॉम रोम. और कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी लाइक सिल्क, टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड पर्ल्स. India's contact with the outside world. फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ ट्रेड. इंडिया के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ क्या कॉन्टैक्ट थे? इंडिया हैड ट्रेडिंग एंड कल्चरल रिलेशन विद अदर कंट्रीज सिंस एंशिएंट टाइम. The archaeological remains reveal that India had trading relation with contemporary countries right from the middle of the about 3rd millennium BCE. Craftsmen initially settled in areas near to the availability of raw material. पहले जो क्राफ्टमैन थे वो ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ उन्हें उन चीज़ों के लिए व्यापार करने के लिए रॉ मटेरियल मिलते थे. Trading developed as the craftsmen moved away from the source of their raw material. Traders bought the required material from villages where they were found and took them to sell to the craftsmen in the towns. उसके बाद जैसे जैसे ट्रेडिंग डेवलप हुई, क्राफ्टमैन ने क्या किया, जहाँ से उन्हें वो रिसोर्सेज रॉ मटेरियल मिलते थे वो उस जगह से लेके और ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन जो बनाते थे टाउन्स में, उनको सेल कर देते थे. आयरन केम फ्रॉम माइंस थ्रू आउट द कंट्री. आयरन कहाँ से आता था? माइन से आता था, जो पूरी कंट्री में आयरन और माइन मिलती थी. कॉपर वॉज माइंड इन राजस्थान, द डेक्कन एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज. South India provided spices, especially pepper, gold, precious stones, pearls, sandalwood and ebony. The traders also bought finished goods of the artisans. Transportation of raw material promoted trade. और जैसे व्हील की डिस्कवरी हुई, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ और रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन से ट्रेड और भी ज़्यादा फ्लोरिश हुआ. And traders, kings and pilgrims contributed greatly in establishing contact with distant land. और इसमें किंग और ट्रेडर और जो पिलग्रिम थे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है ट्रेड को फ्लोरिश करने में. Thus India since ancient time had contact with Rome, Egypt, ईस्ट अफ्रीका, ग्रीस, ईरान, अरेबिया, तिब्बत, चाइना, वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड द किंगडम्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. इनके साथ बहुत पहले से ही इंडिया के ट्रेड रिलेशन रहे हैं. यहाँ आपको मैप दिखाया गया है, दैट इज द सिल्क रूट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. In this period, Buddhism enjoyed the patronage of many rulers. Among them, the Kushana king Kanishka and Indo-Bactrian king Milinda were the most famous ones. Kanishka was deeply influenced by Buddhism. During his reign, the fourth Buddhist council was held at Kashmir. This was presided over by the scholar Vasumitra. Other scholars who attended this council were Ashaghosha, who wrote Buddha Charita, Nagarjuna and Taranath and Charaka.
Buddhism by this time had split into many sects. In the Fourth Buddhist Council, Buddhism was formally divided into Mahayana and Hinayana. What is Mahayana? Mahayana literally means great vehicle, greater vehicle. It became prominent during the reign of Kanishka, who ruled large part of Indian subcontinent in the late 2nd century. कनिष्का जो रूलर था, कनिष्का के टाइम पर महायाना बहुत ज़्यादा फेमस था. महायाना द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व also became popular in Central Asia, China, Korea and Japan. They were people who had attained enlightenment, but they had chosen to remain among the people to work for their welfare. बोधिसत्व की वर्शिप की जाने लगी थी और वो जो लोग थे जिनको एनलाइटमेंट मिली थी वो ऐसे कॉमन पीपल के बीच में ही रहना पसंद करते थे ताकि उनकी वो देखभाल कर सकें. In Hinayana Buddhism, the Hinayana Buddhists did not believe in idol worship or in the worship of Bodhisattva. हिनायाना जो बुद्धिज्म थी उसमें वो आइडल वर्शिप को बिलीव नहीं करते थे. कनिष्का बिल्ट मैनी स्तूपास एंड विहार्स. ही बिल्ट अ मोनेस्ट्री एट पेशावर. कनिष्का जो किंग था वो बुद्धिज्म का बहुत बड़ा फॉलोअर था. उसने बहुत सारे स्तूपास एंड विहार बनाए, बहुत सारी मोनेस्ट्री भी बनाई हैं एट पेशावर. द बुद्धिस्ट संघ played an important role in the spread of Buddhism to West and Central Asia, Korea, Japan and China. As Buddhism spread to China, many Chinese scholars traveled to India to learn more about Buddhism. जैसे ही बुद्धिज्म चाइना में स्प्रेड हुई, बहुत सारे चाइनीज बुद्धिज्म के बारे में जानकारी लेने के लिए इंडिया में आए. Indian scholars who went to China not only carried Sanskrit manuscript with them, which they translated into Chinese, but some of them wrote books in Chinese too. और जो इंडियन स्कॉलर थे चाइना में इस धर्म को प्रीच करने गए थे, वो अपने साथ संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट तो लेकर ही गए थे जिनको वो चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके लोगों को बताते थे. उसके अलावा उन्होंने चाइनीज़ बुक भी लिखी. वन सच स्कॉलर कुमारे जीवा वॉज अ prolific writer. 47 books written by him have survived. He also translated the works of the life of the great Indian scholar Nagarjuna into Chinese. Next is Buddhist pilgrims from abroad. First is फाहिन. कौन कौन बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे जो अब्रोड से इंडिया में आए? फाहिन traveling via Central Asia and Kashmir came to India during the reign of Chandragupta and Vikramaditya. He left his country China in 399 CE, reached India in 405 CE and stayed here for about 6 years. That is from 405 to 411 CE. During his 6-year stay in India, he spent 3 years at Patliputra, the capital of the Gupta Empire. From Patliputra, he went to Tamarlipiti, a port city in Bengal. He returned home by sea route in 414 CE, visiting Ceylon, Java and Sumatra. He has given a vivid description of his travel to India. 6 साल इंडिया में बिताने के बाद जब चाइना वो जाते हैं, इंडिया के बारे में बहुत सारी डिस्क्रिप्शन वो अपनी बुक में लिखते हैं. इन हिज टेक्स्ट Siyuki, we come to know about from his account that his return journey was caught in a storm, and the merchants present in the ship started throwing their merchandise overboard to lighten the load and thus to save the ship from sinking. Fahin disposed of all his personal belongings except the books and the statue of the Buddha that he had collected. Finally, the storm abated after 13 days. It took him more than 90 days to reach Java. He stayed here for 5 months and then boarded another merchant ship for China. और ऐसा माना जाता है जब फाहिन इंडिया से चाइना की तरफ जा रहे थे तो एक स्टॉर्म आता है और जो शिप चला रहे होते हैं वो कहते हैं जितने भी बिलोंगिंग है वो फेंक दिए जाएं ताकि जो रिवर है, जो शिप है वो सिंक ना हो. लेकिन फाहिन ने अपने सारे पर्सनल बिलोंगिंग फेंक दिए थे सिवाय अपनी बुक्स के और गौतम बुद्ध के स्टैचू के जो उसने इंडिया से कलेक्ट किया था. नेक्स्ट इज ह्यूनसांग.
Hyun-sung came India in the 7th century CE when Harshvardhan ruled over northern India. In India, he traveled greatly and was honored and respected everywhere. इंडिया में हर जगह उन्होंने ट्रैवल किया जहां उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी. हर्षवर्धन के टाइम पर ह्यून-सेंग इंडिया में आया था. He made accurate observations of places and people and noted some delightful stories which he had heard. He spent many years at the Nalanda University. He took the degree of Master of Law in Nalanda University and even became its vice principal. He tells us what the system of education which began early proceed in stages to the university level. 5 branches of knowledge. 5 branches of knowledge were taught: grammar, science, arts and crafts, medicine, logic and philosophy. Hyun-sung returned back to China through land route via Central Asia. He carried many statues of the Buddha and many manuscripts with him. Some of them were lost when his boat while crossed the Indus capsized. और कुछ जो बुक उन्होंने यहाँ से कलेक्ट की थी, कुछ स्टैचू इन्होंने बुद्धा के कलेक्ट किए थे, ऐसा माना जाता है वो रास्ते में ही गुम हो गए जब वो बोट में थे. और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारा टाइम व्यतीत किया, इवन वहाँ के वाइस प्रिंसिपल भी बने और स्टडी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो इन्होंने शुरू किया. ग्रामर, साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेडिसिन, लॉजिक एंड फिलोसफी की शुरुआत इन्होंने ही इंडिया में की. नेक्स्ट इज ई सिंह. I Singh came to India by sea route. He spent around 10 years at Nalanda. During this long period, he studied and translated the Buddhist text. He returned to China with 400 Sanskrit manuscripts. His book, A Record of the Buddhist Religion as Practiced in India and Malaya Archaeology, gives us a lively description of the condition of Buddhism and the common masses in both these countries. और कितनी 400 संस्कृत के मैन्यूस्क्रिप्ट वो अपने साथ चाइना में लेके गया था और बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में अपनी बुक में बहुत अच्छा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है, जो कि बहुत सारे लोगों ने इंडिया में पढ़ा है और चाइना में भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है. वेरियस न्यू ट्रेड रूट्स डेवलप्ड एज ट्रेडर प्रेफर टू ट्रेवल बाय सी देन रोड. उसके बाद जैसे जैसे बाय रोड की जगह लोग बाय शिप जाने लगे तो बहुत सारे सी रूट डिस्कवर हुए. Arabic traders utilized the monsoon winds to travel in the sea. Ships sailing from the southern end to the Red Sea would wait for the southwest monsoons to pass. Before they set sail, they returning northeast monsoon from across India would bring the ship back. Shipbuilding became an important industry. Brisk ट्रेडिंग रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ मैनी टाउन्स अलोंग द कोस्ट. इस तरीके से जब लोगों ने लैंड रूट की जगह सी रूट प्रेफर किए तो शिप बिल्डिंग जो था वो भी एक फेमस इंडस्ट्री बन गया था. ओके, नाउ कम टू द की पॉइंट्स. Mauryan military commander Pushyamitra Sunga established the Sunga dynasty in 185 BCE. The Sunga dynasty was succeeded by the Kanva dynasty which ruled till 28 BCE. The Sungas and the Kanvas were Hindu kings. Taking advantage of the political weakness that prevailed in North India, many tribes of Central Asia invaded India, such as Bactrian Greeks, the Parthians and the Shakas and the Kushans. Shakas were the nomadic tribes. They defeated Indo-Greeks and came India through Hindu Kush mountain. They ruled over western India and were constantly at war with Satavahan of the Deccans. The Kushans entered India through the Hindu Kush and established their empire over a great part of Central Asia and North India. The greatest Kushana king was Kanishka, who came to power in 78 CE. He initiated the Saka era. He adopted Buddhism and organized the Fourth Buddhist Council. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.